आज का पहला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो इसका सही जो मतलब कि विद्वान कौन से हैं उनका पतन का कारण कि सतीश चंद्र ने कहा है अर्थव्यवस्था का चौपट होना, इरफान हबीब ने कहा है कृषि संकट, विलियम आर्विन प्रथम ने कहा है सैनिक अदक्षता और जदुनाथ सरकार ने कहा है उत्तराधिकार का कोई नियम ना होना। तो इसका जो सही जो आंसर है कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपका है डी ऑप्शन, जदुनाथ सरकार उत्तराधिकार का, ठीक है, उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम ना होना, क्योंकि जगन्नाथ सरकार ने ऐसा नहीं कहा है। जगन्नाथ सरकार के अनुसार ये कहा गया है कि मुगल साम्राज्य का पतन इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय समाज मूल रूप से सड़ा हुआ था और यह सब उनकी सैनिक राजनीतिक दुर्बलता में स्पष्ट था। ठीक है, अगला प्रश्न है 1781 का संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें है कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा उनकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया और इस कानून में सर्वोच्च राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों को अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय में दायर ना हो और दायर हो ना कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ। या चौथा ऑप्शन है इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी न्याय निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो ना कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सदस्य और विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति, बी.आर. अम्बेडकर विधि, सी.एच. भाभा वाणिज्य। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि जान मथाई जो हैं वो उद्योग एवं पूर्ति विभाग के मंत्री नहीं थे। जान मथाई जो थे वो रेलवे और परिवहन विभाग के मंत्री थे, जबकि उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के जो मंत्री थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है? ऐसा बम्बई वाद, बेरूबारी मामला, केशवन भारती मामला या फिर मिनर्वा मिल्स वाद। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद जो है वो 1980 में हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई थी। अगला प्रश्न है संविधान के भाग 5 में विभिन्न अध्यायों में अलग अलग विषयों का वर्णन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 5 के अध्याय और उनके विषय। अध्याय 1 में है कार्यपालिका, अध्याय 2 है संसद, अध्याय 3 संघ की न्यायपालिका, अध्याय 5 भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अध्याय 3 संघ की न्यायपालिका। जो ये नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है, जिसके अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका और अध्याय 5 में भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक का वर्णन है। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा निम्न में से किस परिस्थितियों में भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? पहला है यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, या नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 5 वर्षों से रह रहा हो। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है
डी ऑप्शन, वो है डी ऑप्शन। ना कि सामान्य रूप से भारत के 5 वर्षों से बाहर रह रहा हो, क्योंकि यह 5 वर्ष नहीं है बल्कि यह 7 वर्ष है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो गलत है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा है, ठीक है, लगातार, तो वह उसकी नागरिकता 5 वर्ष के आधार पर छीन नहीं जा सकती, वह 7 वर्ष के आधार पर छीनी जा सकती। अगला प्रश्न, संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राष्ट्रपति को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, और दूसरा है प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। और दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, यह राज्यपाल को दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष निम्न में से उपबंध नहीं है, कूट के माध्यम से चुनना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनके नियुक्ति के पश्चात उनके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार के द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। कौन सा कथन सही है? केवल 2 और 3, 1 और 3, केवल 3 या फिर 1 और 2। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 2 और 3, मतलब दूसरा और तीसरा सही है, पहला जो है वो गलत है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीतियों में उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन रीति से आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, परंतु अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलने वाली सुरक्षा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कुछ देश भी, जैसे संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता जो है वो संविधान में निर्धारित नहीं की गई है, और संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार तथा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए पहला विकल्प जो है वही सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन में कारण है कि नीति आयोग ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक निकाय है, और कारण में इसका ना तो संविधान में उल्लेख है ना ही संसद के किसी अधिनियम के द्वारा अधिनियमित है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कि राष्ट्रपति को अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है, और आयोग में नियुक्त आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्षों का कार्य करने का अनुभव हो। संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता उल्लेख नहीं है। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों पर लगे कदाचार की आरोपों की जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह पर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। तो कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सही नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि आयोग में आधे सदस्य जो है वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम कम से कम 15 वर्षों में कार्य करने का अनुभव है। ऐसा नहीं है। संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तृत वर्णन है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों में निर्धारित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति आयोग के कर्मचारियों की संख्या हो सेवा की शर्तों में प्रावधान करने के लिए अधिकृत है। संविधान में आयोग के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो, और कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह पर ही राष्ट्रपति सलाह जो है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। अगला प्रश्न है, संसद ने अनुसूचित जनजाति विधेयक 2024 तथा संविधान आदेश विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि संविधान आदेश विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों को सूची में संशोधित करना है, और संविधान
विधेयक का उद्देश्य उड़ीसा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में संशोधन करना है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मतलब कि केवल दूसरा है कथन जो है वही सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, सिख गुरुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि मुगल बादशाह अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी, सिख गुरु अर्जुन देव ने तरनतारण और करतारपुर नगर बसाया, और गुरु हरगोविंद ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया, और गुरु अमरदास ने गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि गुरु हरगोविंद ने अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया, जबकि आध्यात्मिक कर लेने की शुरुआत जो है वो गुरु अर्जुन देव ने की थी, ना कि गुरु हरगोविंद। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन कारण है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1759 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का लखनऊ में स्वागत किया और उसे संरक्षण किया। तुरानी वजीर इमादुल मुल्क की शत्रुता तथा सुरक्षा कारणों से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ना पड़ा था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो ए है, कि इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए कि यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना था। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरलाल द्वारा की गई और 1863 में ईस्वी में कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया, और राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 2 3 4, 1 3 4, 2 3 4 या फिर 1 2 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 2 3। चौथा कथन गलत है, क्योंकि 1863 में कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया। 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके इंग्लैंड नहीं रंगून भेज दिया गया था, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई, और राम सिंह कूका ने ही नामधारी आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कि दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी पूर्णानंद ने दिया, उनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था, वह पहले व्यक्ति जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, और 1885 में इन्होंने एक गोरक्षा समिति बनाई। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जो ये है यही गलत है, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने 1885 में नहीं 1882 में गोरक्षा समिति बनाई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होने के साथ साथ मुख्य सेनापति था, और यह युद्ध 1816 में सगौली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, जिसके तहत गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मोतीलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट में लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। पहला कथन इसलिए गलत है कि मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, ना कि 15 अगस्त को। अगला प्रश्न है, सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कि इस पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई, और सोशलिस्ट पार्टी को पहले आम चुनाव में लोकसभा की कुल 12 सीटें प्राप्त हुई, और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, और सोशलिस्ट पार्टी ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया और भारत विभाजन का विरोध किया। जिसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, क्योंकि इस पार्टी ने 1946 में कैबिनेट मिशन का विरोध किया था और संविधान सभा का अंग बनने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, आज आखिरी प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर, मेरठ,
हुलास सहारनपुर, मांडी मुजफ्फरनगर, बड़गांव गाजियाबाद। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। फिर बड़गांव जो है वो गाजियाबाद में स्थित नहीं है। बड़गांव जो है वो गाजियाबाद में स्थित नहीं है। बड़गांव जो है वो सहारनपुर जिले में स्थित है। बड़गांव जो है वो सहारनपुर जिले में स्थित है। तो इसलिए सही आंसर जो है हमारा डी ऑप्शन है। ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।